Assalamu alaikum viewers. Welcome back to the part 2 review of Economic Survey of Pakistan. In part 1 we discussed 5 major segments जिसमें agriculture भी था, manufacturing sector भी था, industrial भी था, overall GDP growth rate भी था. So in this video we are going to start with the inflation और इसके लिए again I have invited Danial Zahid. Danial, welcome. Thank you, sir. सो इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए इन डेवलपिंग कंट्री, स्पेशली लो मिडिल इनकम कंट्री लाइक पाकिस्तान, कि गवर्नमेंट कैसे परफॉर्म कर रही है. और इफ़ इन्फ्लेशन रेट्स आर वेरी हाई तो जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहती है और सिटीजन्स भी अनहैप्पी रहते हैं. और अगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो कंट्रोल्ड रेट्स के साथ रहे तो गवर्नमेंट्स के हक में लोग हो जाते हैं और बड़ा सपोर्ट करते हैं उन गवर्नमेंट्स को. खैर एनीवेज, कमिंग बैक टू पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, 2022 में इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 30% को 29.4 ऑलमोस्ट 30% को टच की और अभी ये गिर के तकरीबन 24.5% आ गई 2023 में. तो व्हाट आर द मेन रीजंस एंड प्लीज गिव अस सम बैकग्राउंड आल्सो, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव आल्सो. जी सर, इसको मैं थोड़ा सा लिंक करूंगा ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में समझना ज़रूरी है ग्लोबली पर्सपेक्टिव. रशिया यूक्रेन वॉर जो हुई है, यूक्रेन जो है एक मेजर प्रोड्यूसर है कॉटन, सनफ्लावर ऑयल और वीट का. इसी तरह रशिया जो है वो एक मेजर प्रोड्यूसर है फर्टिलाइज़र का. जब ये वॉर स्टार्ट हुई तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गए. ऑब्वियसली वॉर की वजह से ना प्रोडक्शन हो सकी ना डिस्ट्रीब्यूशन हो सकी. पाकिस्तान जैसे कि आपको पता है कि एक मेजर इंपोर्टर है इन सब फूड आइटम्स का. तो वॉर की वजह से ये जब डिसरप्शन हुई तो कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ गई, क्योंकि डिमांड सप्लाई होती है, जब सप्लाई नहीं होती तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं. इसकी वजह से इन्फ्लेशन लास्ट ईयर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी. आहिस्ता आहिस्ता लकीली फॉर अस, जब वॉर इज़ नॉट फिनिश येट, बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे ख़त्म हो रही है तो ग्लोबल सप्लाई चेन्स आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर हो रहे हैं और कमोडिटी प्राइसेस आर कमिंग बैक टू नॉर्मल. तो ये दो रीजंस हैं ग्लोबली. इसके अलावा सर पाकिस्तान में आपको पता है कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत टाइट इम्प्लीमेंट हो रही है. इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं स्टेट बैंक की तरफ से. इससे ये होता है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती नहीं है, प्रोडक्शन होती नहीं है. जैसे प्रोडक्शन नहीं होती तो ऑब्वियसली प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी गिर जाती हैं. तो ये दो ग्लोबल और ये इंटरेस्ट रेट रीज़न है जिसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन रिलेटिवली गिरी इस साल. राइट. प्रोडक्शन ना होने से आप कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो गिरती है. जी सर. वो इसलिए कि शायद सप्लाई कम हो जाती है मार्केट में. सर जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है तो डिमांड एंड सप्लाई रीजन होती है. जब इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है तो लोग परचेज कम करते हैं, स्पेंड कम करते हैं, सप्लाई भी कम हो रही होती है, डिमांड भी कम होती है और होती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी गिर होता जाती है है. तो फिर वो थोड़ा सा उसको बिल्कुल. मेरा पुल डाउन करता है. लेकिन मेजर रीजन शायद कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी, लेकिन बिल्कुल. उससे भी शायद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा, इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं नहीं गिरी. गिरी. 30% से तकरीबन 24-25% पे आई है. तो शायद उतना अच्छा एक्सपेक्टेशन जो वो कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी इतनी टाइट करने से वो नहीं है, लेकिन उससे ग्रोथ भी सफोकेट हो रही है बिल्कुल पाकिस्तान सर. की. नाउ लेट्स मूव टू रेमिटेंसेस. रेमिटेंसेस 23 से 23.8 बिलियन हुए हैं. एंड बाय द वे व्यूअर्स, मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे में डेटा रिपोर्ट होता है ये तकरीबन 9 मंथ्स का होता है. तो ये जुलाई से लेकर मार्च तक जो डेटा होता है, जुलाई से लेकर मार्च अप्रैल तक वो रिपोर्ट होता है. तो इसके तहत ये जो रिपोर्ट हुआ है रेमिटेंसेस के सेक्शन में वो हुआ है अबाउट $0.8 बिलियन बड़ी है. तो खैर बड़ी तो है थोड़ी सी, लेकिन पाकिस्तान में रेमिटेंसेस का क्या ये स्टेट बैंक क्या इनफ कर रहा है? जी सर, बड़ी तो आपने कहा है, बट ये इतना कोई सब्सटैंशियल इंक्रीज नहीं है, तो नथिंग टू बी वेरी, इसमें कोई बहुत ऑप्टिमिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है. सर इसमें जो है जो स्लाइड इंक्रीज भी है उसकी 2-3 रीजंस हैं. पहली तो रीज़न ये है कि स्टेट बैंक ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं. पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव है जो कि 2009 से चल रहा है, बट आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेट बैंक इसको प्रायोरिटाइज करें. दूसरा सर SIFC जो है जो प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत आपके सिविलियन और मिलिट्री के लोग बैठते हैं, उन्होंने भी रेमिटेंस को प्रायोरिटाइज किया है. आर्मी, सिविलियन और मिलिट्री का इकट्ठे एक फोरम पे बैठना एक स्टेबिलिटी का एनवायरनमेंट देता है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी रेमिटेंस ज़्यादा दी है. तीसरा सर स्टेट बैंक ने एक और भी इनिशिएटिव लिया है कि जो इलीगल मनी एक्सचेंजर्स हैं उन पे क्रैकडाउन किया है. आपको पता है इलीगल जो ये मनी एक्सचेंजेस है इसकी वजह से भी बहुत एक करेंसी पे इफेक्ट पड़ता है. तो स्टेट बैंक ने एक उन पे भी टारगेट किया जिसकी वजह से रेमिटेंस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ा है. और फाइनली सर जो ओवरऑल स्टेट बैंक ने ये जो इनिशिएटिव्स लिए हैं इसमें ये हुआ है कि जो आपका पॉलिसी स्टेबिलिटी है वो बढ़ी. आपको पता है कि इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट तो सेम ही रही है, तो उन्होंने भी एक पॉलिसी सर्टेनिटी की वजह से भी हमारी रेमिटेंस बढ़ी है.
राइट। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रेड अकाउंट की तरफ। ट्रेड सर। इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का एक बैलेंस करता है शो, और पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है वो 22.6 से 17.7 बिलियन पे गिरा जी है। सर। इसका मतलब है ट्रेड डेफिसिट कम हुआ कम है। हुआ है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्सपोर्ट्स तो अभी भी बहुत कम है इंपोर्ट से, लेकिन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के दरमियान जो गैप है वो कम हो गया, श्रिंक हुआ, विच इज़ इन सर्टन सेंस गुड ऑल्सो, क्योंकि पाकिस्तान से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाहर नहीं जाएगा जब आपका बिल्कुल। इतना ज़्यादा गैप जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाहर निकलता जाएगा। तो ये क्यों कम होने की क्या मेजर वजूहत हैं? सर इसमें जो हमारी, आपने सही बोला है कि हमारी इंपोर्ट्स इस बार जो डेफिसिट कम हुआ है वो उसकी वजह ये है कि हमारी इंपोर्ट्स कम हुई हैं। इंपोर्ट्स गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियली कम किया। आर्टिफिशियली का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए जिसकी वजह से इंपोर्ट्स कम की है। वैसे तो नॉर्मली फ्री मार्केट होती है, बट क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट है उसमें गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये किया है कि एक नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया। तो जो पहले इंपोर्ट्स होते अभी थे, भी लगा हुआ है या लगाया था सर कुछ में? अभी भी बैन है। अब कुछ चीज़ों पे हटा दिया है, बट अभी भी वो बैन इन फोर्स हो रहा है। तो ऑब्वियसली जब एक आप नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स पे आप बैन लगा देते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपका जनरल लेवल ऑफ इंपोर्ट्स ओवरऑल गिर जाता है। इसके अलावा सर जिस तरह हमने हमने कहा कि बहुत एक गवर्नमेंट टाइट मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी मेंटेन कर रही है, जिससे होता ये है कि आप गवर्नमेंट ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। ओवरऑल जैसे आपने मेंशन किया कि ठीक है इंपोर्ट्स कम हुई हैं, बट इन द लॉन्ग रन ये सूटेबल नहीं होता, बिकॉज जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और इंपोर्ट्स को ऊपर नीचे करती है तो लॉन्ग रन ग्रोथ आपकी इफेक्ट होती है। और वैसे भी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी चाहिए। बिल्कुल। मेरा ख्याल है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनना चाहिए पाकिस्तान को, एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, इंपोर्ट्स को कंट्रोल तो चले किस हद तक करे कर बंदा, सकते हैं। लेकिन ये है। अच्छा, नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव टू पब्लिक डेट। वो जी बहुत सर। बड़ा पाकिस्तान का इशू है। पाकिस्तान बोरिंग बहुत हैवी करता है इंटरनली और एक्सटर्नली, और पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट तो शायद 43,000 अरब से भी ज़्यादा, 43,432 बिलियन। और जो एक्सटर्नल डेट है वो मेरे पास जो फिगर है वो 24,093। सो ये बहुत बड़ा 67,525 बिलियन का पूरा फिगर है जी ये। सो ये कहाँ लेके जा रहा है हमें? सर ये बहुत वरीसम है। 67,000 बिलियन का जो डेट है ये हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को पे करना पड़ेगा, और ये हमारे मुल्क की ग्रोथ के लिए बहुत बहुत डैमेजिंग है। राइट। इसमें आपको पता है कि कुछ हमारा मेजॉरिटी हमारा डोमेस्टिक डेट है जो कि गवर्नमेंट बैंक से बोरो करती है। दूसरा बाकी जो फॉरेन है जो आप IMF या वर्ल्ड बैंक या इस तरह की मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन से लेते हैं। इसमें सर ये है कि जैसे आपने मेंशन किया कि दिस इज़ वेरी डिस्करेजिंग। इसमें जैसे डेट बढ़ता है आपको इंटरेस्ट पेमेंट्स भी ज़्यादा करनी पड़ती हैं, तो आपके मुल्क की फॉरेन आपकी जो मुल्क की रेवेन्यू सोर्सेज हैं वो भी कम होती हैं। इसमें सर आपने मेंशन जैसे किया कि वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवर ग्रोथ। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमें अपनी टैक्स रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं। इसके अलावा देयर इज़ वेरी लिटिल अदर देन व्हाट वी कैन डू सवाए इसको बढ़ने के लिए। तो दिस हैज़ टू कम डाउन। दिस इज़ गोइंग टू अ वेरी अलार्मिंग लेवल। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो फिस्कल स्पेस है उसके अंदर तब तक इम्प्रूवमेंट शायद नहीं उतनी अच्छी आ सकेगी जब तक कि जीडीपी ग्रोथ रेट्स अच्छे नहीं होंगे, बिजनेसेस ग्रो नहीं करेंगे, लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा तो वो टैक्सेस भी आप उनसे ज़्यादा ले बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। और जब आप टैक्सेस लेंगे तो फिर आपकी बोरोइंग कम होगी, और क्योंकि आप अपने डेफिसिट जो स्पेंडिंग है या डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो आपको बोरिंग से कम करनी पड़ेगी। अभी बिल्कुल। आपको बोरिंग से बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है वो एक जीडीपी का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जीडीपी के ग्रोथ रेट्स जो हैं वो बढ़ने बहुत इंतहाई ज़रूरी हैं इस मुल्क के लिए, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े और ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसी क्रिएट हो कि टैक्सेशन का सिस्टम भी बेहतर किया जा सके, बिल्कुल सर। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाया जा सके, जो कि अभी हम रिग्रेसिव टैक्सेशन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, नॉन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस पे शायद हम उतना रिलाई नहीं नहीं कर करते। पाते, क्योंकि हमारा वो टैक्स नेट, वो टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जीडीपी, लेट्स मूव टू द लास्ट सेगमेंट विच इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। जी सर। ऑल्दो पाकिस्तान में जो लेबर मार्केट का जो लेबर फोर्स है उसका जो सर्वे हुआ है वो 2021 1। में हुआ था। 2020 और 2021 का जो फिस्कल जी सर। फाइनेंशियल ईयर था, और उसी के फिगर्स रिपोर्ट किया है जिसके मुताबिक अराउंड 4.51 मिलियन पीपल आर अनएम्प्लॉयड। जो टोटल लेबर फोर्स है वो अराउंड 67 के करीब है, राइट, अराउंड 67 पॉइंट समथिंग मिलियन, और उसमें से 4.5 मिलियन जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड है। तो ये खासी बड़ी मेरा ख्याल है फिगर हमें देखने को मिल रहा है।
سر اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، جو ہمارا ایج رینج ہے 15 سے 24 ایئرس کا، جو کہ انٹر ہوتے لیبر فورس میں، اس میں 11.1% ان امپلائڈ لوگ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہمارے جو ینگ لیبر فورس ہیں ان میں اتنا اسکل نہیں ہے، یا ان میں ابھی فی الحال وہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ان کو جابز نہیں مل رہی. اس کے علاوہ جو آپ کا 25 ٹو 34 والا ایج رینج ہے، اس میں 7.3% ہے. اب یہ نمبر تھوڑی سی وریسم ہے، بیکاز یہ آپ کا 18 سے لے کے 34 تک وہ ایج ہوتی ہے جس میں بندہ لیبر فورس میں آتا ہے اور پروگریس کرتا ہے. اگر اس میں ان امپلائمنٹ زیادہ ہوگی تو جو آگے آپ کے فیوچر ریٹائریز ہیں ان کو آپ ریپلیس نہیں کر سکیں گے، تو آپ کا ایک لیبر فورس میں امبیلنس کریٹ ہو جائے گا. اس میں سر میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر کا جو ایک انہوں نے اسکیم نکالی تھی ریسنٹلی، اس میں یہ ہے کہ بچوں کو ڈیجیٹل اسکلز دیے جائیں گے فری لانسنگ کے، کیونکہ ہم فری لانسنگ میں بہت اچھی ہمارے ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے. تو یہ پرائم منسٹر کا یہ انیشیٹو تھا کہ جو بچوں جو لیبر فورس سے بچے نکل رہے ہیں ان کو ایک اسکلز دیں گے تاکہ وہ لیبر فورس میں انٹر ہو اور پاکستان کی اوور گروتھ میں کنٹریبیوٹ کرے. رائٹ، گریٹ. سو ویورز، ہم نے یہ جو 2 ویڈیوز تھیں، پارٹ 1 اور پارٹ 2 اکنامک سروے کے ریویو میں، اس میں ہم نے کوشش کیا ہے کہ آپ کو ڈیٹا کے ساتھ اور پلس کچھ اپنا انالیسس کر کے آپ کو ایکسپلین کر سکیں کہ پاکستان کے اکنامک چیلنجز کیا ہیں. بہرحال ٹو سمرائز، پاکستان کا سب سے بڑا جو اس وقت چیلنج ہے وہ ہے سسٹینڈ کنسسٹنٹلی ہائی یا ایٹ لیسٹ میڈیم یا مڈل لیول کے جو ریٹس ہیں وہ آپ مڈل لیول کے اراؤنڈ 5 to 6% اگر آپ رکھیں. چلیں ہم کہہ دیتے ہیں 6, 7 یا 8% بہت ہائی ریٹ ہوتا ہے گروتھ کا، لیکن ایٹ لیسٹ 4 to 6% کے درمیان پاکستان کو ہوور کرنا چاہیے فار دا نیکسٹ مینی ایئرز وچ از ناٹ لائک اباؤٹ 2, 3, 4 years بٹ مے بی مور دین 15 to 20 years. تو پاکستان شاید اپنے چیلنجز کو بہتر طریقے سے حل کر سکے. ایک تو یہ ہے. دوسرا، پاکستان کو ایک ایکسپورٹ اورینٹیڈ اکانومی بننا پڑے گا. پاکستان کے لیے انڈسٹریل کیپیسٹی کو، مینوفیکچرنگ سیکٹر کو گرو کرنا، اور اسی طرح ایگریکلچر سیکٹر میں بھی ویلیو ایڈڈ سیکٹر. ایگریکلچر میں صرف را کراپس کو یا را مٹیریل کو یا سیمی فنش گڈس کو ایکسپورٹ کرنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ ہمیں ٹیکنالوجیکل انوویشنز، R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر کے کوئی کمپیٹیونیس بڑھانی پڑے گی، چاہے وہ ٹریڈیشنل ٹیکسٹائل سیکٹر ہو، چاہے وہ سرجیکل انسٹرومنٹس ہوں، چاہے سیالکوٹ کی اسپورٹس انڈسٹری ہو، چاہے کٹلری کا سیکشن ہو، چاہے فرنیچر ہو، چاہے فینز ہوں. There are so many things which can be improved in terms of competitiveness. وہ پاکستان کو کرنی پڑیں گی ایکسپورٹ ہو رہے ہیں. اور تیسرا، پاکستان کو اپنی فسکل اسپیس میں بہتر طریقے سے ایکسپینڈیچر اور ریونیو کو کنٹرول کرنا ہے. اگر جی ڈی پی اچھا ہوگا تو اس کا ایک ایسوسیٹڈ فائدہ یا بینیفٹ یہ ہوگا کہ پاکستان اپنے ٹیکسیشن سسٹم کو بہتر کر سکے گا اور ٹیکس بھی زیادہ اکٹھا کر سکے گا، جس سے آپ کے پبلک ڈیٹ کی اسپیس میں بھی پاکستان کو تھوڑا سا سانس لینے کی پاکستان کی کیپیسٹی ڈیولپ ہوگی. اور جی ڈی پی کے ساتھ وہ ان امپلائمنٹ کا جو مینس ہے وہ بھی اوور کم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ویورز یہ یاد رکھیں کہ جس ملک میں ان امپلائمنٹ ریٹس بڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں ڈیوینٹ بیہیویئر بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. کرائم اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو سوشلی، مورلی اور ایتھیکلی ہارمفل ہو سکتی ہیں انڈیویجول کے لیے بھی، سوسائٹی کے لیے بھی، وہ زیادہ پھیلتی ہیں اور اسپریڈ کرتی ہیں، اور ان کے بڑے نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں، ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز بھی آ سکتے ہیں اس کے ذریعے سوسائٹی کے اندر. تو پاکستان کو وہ بھی کنٹرول کرنا پڑے گا. پاکستان از یس ڈیفینیٹلی لیبر فورس ایگریکلچر سیکٹر میں زیادہ تر پھنسی ہوئی ہے، بٹ اس کو ہم ویلیو ایڈڈ سیکٹر بنا کے اس میں ویلیو ایڈیشن کر کے ویلیو چینز اچھی کر کے گلوبل سپلائی چینز میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. اور فائنلی سی پیک ایک مچ ٹرمپٹڈ پروجیکٹ ہے، چائنا کے BRI کا فلیگ شپ فرنٹ رنر پروجیکٹ ہے. کہیں رپورٹ بھی ہو رہا ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے کہ نہیں، کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان ریلیشن شپ میں چائنا نے پاکستان کو شاید اتنی ہائی پرائیورٹی سے نارمل پرائیورٹی پہ کر دیا ہے. بہرحال پھر بھی اگر نارمل پرائیورٹی پہ بھی کیا اور اس میں کوئی سچائی بھی ہے تو پھر بھی پاکستان ایک پرائیورٹی کنٹری ہے چائنا کے لیے، اسٹریٹجیکلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی، ملیٹریلی. اور اس نے پاکستان کو اسٹیبل رکھنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کا اس ریجن میں ایک کمپٹیشن ہے، اور وہ کمپٹیشن کے لیے چائنا کو ایک اچھا پارٹنر، ایک اچھا الائے چاہیے. پاکستان ایک چھوٹا ملک نہیں ہے، 241 ملین کے قریب تقریباً پاپولیشن ہے، اور پاکستان جب تک اس پاپولیشن کے نمبر کو اچھی طرح لیوریج نہیں کرے گا، پاکستان ایک اکنامکلی اپر مڈل انکم کنٹری نہیں بن سکے گا. اور یہ پاکستان کے پالیسی میکرز کو اور پاکستان دوز ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرز، دے نیڈ ٹو pay critical attention and they need to pay priority to all these areas which we have highlighted. Viewers, thank you so much. Danial, thank you so much for your critical analysis, and we'll keep doing these kinds of videos for you, for your information. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for more
join tracks.